नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। हम कर्नाटका में नॉर्थ कर्नाटका रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं। दिन की शुरुआत हम हम्पी में मालेवंता हिल से कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब आप हम्पी आएंगे ना तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर 7 सेक्रेड हिल्स हैं। उनमें से एक सेक्रेड हिल मालेवंता हिल है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। सामने 2 हिल्स जो दिख रही हैं, उसके बीच में एक वाइट कलर का पैसेज है। वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, उसको बोलते हैं अंजनाद्री हिल। हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं। इस तरफ को जो सामने आपको हिल दिख रही है, वहाँ पर मातंग ऋषि का आश्रम है। इस जगह को किष्किंधा भी कहा जाता है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, इसके बारे में जाना भी होगा कि बाली और सुग्रीव यहाँ पे रहा करते थे। जब भगवान राम लंका की ओर जा रहे थे तो किष्किंधा में वो रुके थे। भगवान राम जब किष्किंधा आए तो शबरी माता ने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उनको दिया कि लंका जाने से पहले इस स्थान पे वो भगवान शिव की आराधना करें। भगवान राम यहाँ पर गुफा में 4 महीने रुके। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी थी। ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप वर मांगिए। तो उन्होंने वर मांगा कि जब मैं रावण से युद्ध कर रहा हूँ तो उस समय रावण आपको याद ना कर सके, मतलब मेमोरी लॉस हो जाए रावण का। और यही मैसेज था जो शबरी माता ने भगवान राम को दिया था। और हम सब जानते हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अगर रावण संकट में हो और भगवान शिव को याद करे तो वो मदद करने के लिए रावण के पास जा सकते हैं। सामने आप ये पानी की जो धारा देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा करके इसको कवर किया हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम को जब प्यास लगी थी तो यहाँ पर लक्ष्मण ने तीर चलाया और इस प्रकार से पानी की धारा निकली। विजयनगर डायनेस्टी में जब संगमा डायनेस्टी का पीरियड चल रहा था, फिर यहाँ पर राजा आए, उन्होंने यहाँ पर ये लिंग देख रहे हैं आप, इनका निर्माण किया। साथ साथ नीचे आप नंदी की कार्विंग भी देख रहे हैं। फिर संगमा डायनेस्टी के बाद जब तुलुवा डायनेस्टी आई या बाकी डायनेस्टीज आती गई, वो इस रीजन के अंदर एक्सपेंशन करते गए। जैसे नज़दीक में ही टेम्पल है, वो टेम्पल फिर अलग अलग राजाओं ने बनवाया और उसके अंदर एक्सपेंशन करी। अति सुंदर। आइए जी, अब हम थोड़ा उस तरफ को चलते हैं, टेम्पल में दर्शन करेंगे, फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टेम्पल के अंदर जाके मुझे मालूम चला यहाँ पर पिछले 17 साल से रामायण का पाठ 24 घंटे कंटिन्यूसली चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। मंदिर में मैंने भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और कमलेश्वरी देवी जी के दर्शन करे। एक्चुअली माता सीता के ही दर्शन है, वो कमल के पुष्प के ऊपर बैठी हुई हैं और साथ में हनुमान जी के भी दर्शन है। यहाँ पर बाहर खड़े होकर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि एक बड़े से बोल्डर के अंदर जाके आप दर्शन कर रहे हो। ये बात मैं आपको वहाँ आगे चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ, तब मालूम चलेगा कि बोल्डर को कैसे काट कर अंदर मंदिर की स्थापना की गई है। वाओ, हाइट पे आ गए और यहाँ से मैं ना रघुनाथ टेम्पल को हाइट से देख रहा हूँ। सामने आपको टेम्पल की छत के ऊपर एक बड़ा सा बोल्डर दिख रहा है। ये वो बड़ा बोल्डर है जिसको नीचे की तरफ से काट के वहाँ पर टेम्पल बनाया गया, जहाँ पर अभी हम 5 मिनट पहले दर्शन करके आए हैं। बहुत खूबसूरत। और एक और चीज़ आप नोटिस करो, बोल्डर के ऊपर ना गोपुरम भी है। बहुत कम होता है आपको इस तरह का सीन देखने को मिले कि बड़ा सा चट्टान और उसके ऊपर गोपुरम। बहुत खूबसूरत। मैंने पिछले आधे घंटे से नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर ना आपको जगह जगह मिलीपीट को देखने को मिलेगा। देखो सामने, पहले मैं मेंशन करना भूल गया था, मैंने 7-8 जगह देखा था। अभी हम यहाँ से 7 किलोमीटर का सफ़र करके नरसिम्हा भगवान का एक मोनोलिथिक स्टैचू है, उसके दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे ना, उसमें से जो
फोर्थ अवतार थे वो नरसिम्हा रूप में थे, जिसके दर्शन करने के लिए अभी हम आए हैं। अभी अच्छी बात क्या है कि सन पीछे से आ रहा है, तो सनलाइट एकदम सामने स्टैचू पे पड़ रही है। और ख़ास बात जानते हैं अब इस स्टैचू के बारे में ये है कि ये एक बड़ी चट्टान को कार्व करके बनाया गया, मोनोलिथिक स्टोन बोलते हैं ना, जिसको कार्व करके इतना खूबसूरत स्टैचू तैयार किया गया। जो नरसिम्हा अवतार था वो भगवान विष्णु ने लिया था हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। ऊपर का जो पार्ट है, जो हेड का पार्ट है, वो शेर का है और बाकी ह्यूमन बॉडी है। तो जब हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया तो बहुत सारा खून बहा, तो उसकी वजह से उनको बहुत क्रोध आ गया, तो वो क्रोध की मुद्रा में है। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मी माता उनके साथ थी यहाँ पर। तो इस समय वो वाला पोर्शन डैमेज हो चुका है। यहाँ पर इन्वेडर्स आए थे तो काफ़ी स्टैचूज़ को तोड़ा गया, बहुत सारी मूर्तियों को भी तोड़ा गया, मंदिरों को खंडित किया गया। इस सब के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। यहाँ पर नरसिम्हा भगवान को शेषनाग के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है, और यही शेषनाग का जो फन है वो ऊपर से हेड की तरफ से छाया दे रहा है। विजयनगर किंगडम के एक बहुत मेजर रूलर रहे हैं जिनका नाम था कृष्ण देव राया। उनके समय में ही यहाँ पर जो भी हम नरसिम्हा भगवान का स्टैचू देखा उसको इंस्टॉल किया गया। इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की गई। आज भी यहाँ पर पूजा की जाती है। नीचे आप जो पानी देख रहे हो ये अंडरग्राउंड पैसेज है जहाँ से पानी आता है, और ये दूर कहीं एक्वाडक्ट है, तो वहाँ लेक से एक्वाडक्ट से पानी होते होते यहाँ आता है और अंडरग्राउंड रास्ते से इधर आ जाता है। चलिए अब चल के नाश्ता करते हैं। आज हमको दिन भर हम्पी घूमना है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। पाँच मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ना हम इस टिफिन सेंटर में नाश्ता करने के लिए आए हैं। Sir, you want 2 idli? या 2 idli 2 पूड़ी and Plate you want all or just like? 1 plate is also okay. Thank you. Welcome sir. जब आप इस रीजन में आओगे ना तो आपको नाश्ते में ये मिर्ची भज्जी को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। इधर का है ना, ये बहुत फेमस आइटम है। ये जो आलू टमाटर और प्याज की भज्जी है ना, इसके टेस्ट में बहुत सादगी है, बड़े हल्के मसाले हैं। अच्छा लगा मेरे को इसका स्वाद ना। ऑसम। ये जो मिर्ची है ना, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन इतनी तीखी ज़रूर है कि आपको खाने से लगेगा कि आप मिर्ची भज्जी खा रहे हो, जिसका टेस्ट ऑसम है। सांबर है, सांबर अलग किसी उसमें दे देना, सेपरेट। बहुत खूब। आज के नाश्ते का जो स्वाद है ना वो इनकम्प्लीट होता अगर मिर्ची भज्जी नहीं होती। ओवरऑल सही है। आज के नाश्ते में मैंने 3-4 स्वाद ले लिए। पूरी भाजी अलग से, इडली चटनी, मिर्ची भज्जी के साथ और इडली सांभर। ग्रेट है जी। हमारी टीम का भी 15 से 20 मिनट में नाश्ता हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे। पाँच मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अभी मैं गणेश भगवान का स्टैचू विजिट करने आया हूँ। इसको यहाँ पर देखिए सासिवे कालू गणेशा बोलते हैं। ऐसा लिटरल ट्रांसलेट करेंगे तो मस्टर्ड सीड गणेशा। गणेश भगवान की ट्रंक थोड़ी मिसिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर पूजा नहीं की जाती। और अगर आप पेट की तरफ देखो तो सांप है वहाँ पर। साउथ इंडिया में जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमको गौरी गणेशा का रूप ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। सामने से हमें गणेश भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब थोड़ा बैक साइड की तरफ चलते हैं और आपको हम बैक साइड व्यू दिखाते हैं, पीछे से क्या दिख रहा है।
साउथ इंडिया में पार्वती माँ को ना गौरी माँ करके एड्रेस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैक साइड में जब हम देख रहे हैं ना तो हमें गौरी माता की बैक साइड दिखाई दे रही है, क्योंकि गणेश भगवान जब छोटे थे बाल रूप में तो उनको होल्ड करना चाह रही थी, तो बेली से होल्ड नहीं कर पाई तो उन्होंने आर्म से गणेश भगवान को होल्ड किया हुआ, ऐसा यहाँ पर बैक साइड से हमको देख के समझ में आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि गौरी गणेशा ऐसे करके यहाँ पर बताया जाता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आके। नाइस। हम इस समय हेमकुंड, जो हेमकुंड हिल है ना उसके पास ही खड़े हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा वॉक करके हिल के ऊपर चलते हैं और वहाँ से आपको व्यू भी दिखाएंगे और हेमकुंड हिल क्यों इम्पॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में भी बात करेंगे। हेमकुंड हिल के हम ना ऑलमोस्ट ऊपर तक आ गए हैं और बड़ा खूबसूरत सा हमें ये मंडप दिखाई दे रहा है। आज सुबह से जब से हमने जर्नी शुरू करी है ना, इतनी तेज हवा मेरे को कभी महसूस नहीं हुई जितनी यहाँ पर हो रही है। हम्पी में ना गर्मियों के दौरान मार्च अप्रैल बहुत ज़्यादा हीट रहती है। इनफैक्ट अगस्त में अगर 5-6 दिन बारिश ना हो तो भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप इस जगह आके खड़े हो जाओ, आपको हमेशा ठंडी हवा महसूस होगी, क्योंकि मंडप में कुछ ऐसी खास बात है कि यहाँ आपको एक तो गर्म हवा डायरेक्टली हिट नहीं करती और दूसरा सूरज की रोशनी डायरेक्टली पहुँचती नहीं। ऊपर मंडप है ना, तो यहाँ खड़े हो जाओ, आपको ठंडक सी महसूस होगी। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये जगह सनसेट पॉइंट है, हेमकुंड हिल। हेमकुंडा हिल के मैं ना टॉप तक आ गया हूँ। ये जगह देखिए पवित्र स्थान है। तो जैसे टोटल यहाँ पर कहते हैं 7 रिलीजियस हिल्स हैं, 7 सेक्रेट हिल्स हैं, उनमें से एक हिल ये है। मैं आपको सतयुग की एक कथा सुनाता हूँ। दक्ष महाराज जो कि सती माता के पिता थे, उन्होंने अपने महल में यज्ञ करवाने के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। सती माँ को इस बात का बुरा लगा तो उन्होंने यज्ञ में अपनी खुद की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सती माता का शरीर लेके पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया और तांडव भी किया। उसके बाद कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर सती माता के शरीर के अलग अलग अंग के हिस्से किए कि महादेव उससे शांत हो जाएं। और आज हम जिन स्थानों को सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, ये वही स्थान है जहां पर सती माता के शरीर के अलग अलग अंग गिरे। भगवान शिव हिमालय में गए, वहां उन्होंने तपस्या करी, उनका मन शांत नहीं हुआ। उसके बाद भगवान शिव इस स्थान पे आए जहां पर आज हम आपको विजिट करके ये जगह दिखा रहे हैं। भगवान शिव इस पर्वत पे आए और यहां पर उन्होंने तपस्या करी। इस स्थान से जुड़ी हुई ये पूरी कथा जो मुझे मालूम चली, मैंने आपके साथ शेयर करी। ऐसा बताते हैं सती माँ का शरीर का एक अंग इस स्थान पे गिरा था। मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ कहीं पे। और उसके बाद पार्वती माँ ने यहाँ पर पंपा के रूप में जन्म लिया, मतलब एक जन्म लिया यहाँ के राजा के घर में, और राजा ने अपनी डॉटर का नाम रखा पंपा। और बाद में यहाँ जो नदी बहती है ना, उस नाम को पंपा नाम दे दिया अपनी डॉटर के नाम पे। अब विजयनगर किंगडम के बारे में मैं आपको ब्रीफली कुछ बातें बताता हूँ। ये पूरी किंगडम में 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। विजयनगर किंगडम की शुरुआत 1336 में हुई थी। संगमा डायनेस्टी ने इसकी शुरुआत करी। संगमा डायनेस्टी में फिर अलग अलग राजा आए और किंगडम को आगे बढ़ाते गए। और एक चीज़ मैं आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो पहले राजा थे संगमा डायनेस्टी के, उनका नाम था हरिहर बुक्का। बेसिकली दो थे, हरिहर और बुक्का। पहले हरिहर ने राज किया, फिर बुक्का ने राज किया, फिर राजा आते गए। और उनके राज करने के 11-12 साल के अंदर ये सिचुएशन आ गई थी कि पूरे साउथ इंडिया में 2 बड़े किंगडम बन गए थे, मदुरई और विजयनगर। संगमा डायनेस्टी के बाद यहाँ पर दूसरी डायनेस्टी आती है जिसको सलुवा डायनेस्टी बोलते हैं। कुछ साल के बाद तुलुवा डायनेस्टी आती है, उनका भी लंबे समय तक राज रहता है। उसके बाद अराविडू डायनेस्टी आती है। और ऐसा बताते हैं कि अराविडू डायनेस्टी जब आई थी ना, तो उन्होंने कैपिटल को यहाँ से शिफ्ट करके वो लोग आंध्र प्रदेश चले गए थे। तो फिर बाद में वापस लौटकर वो लोग यहाँ पर आए थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले 2-3 दिन में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा नीचे उतर भी रहे हैं, साथ साथ
व्यूज़ देख रहे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी बता रहे हैं, यहाँ पर इस जगह का पास्ट कैसा रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अच्छा पैनोरामिक व्यू बोलते हैं ना, वो हमें यहाँ पर खड़े होकर देखने को मिल रहा है। देखो ना कितने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। इस तरफ को सामने आप विरूपाक्ष टेम्पल को हाइट से देख रहे हो। इस टेम्पल में जो मूर्ति की स्थापना की गई है, ऐसा बताते हैं कि 6th सेंचुरी में की गई, यानी कितने साल हो गए इस बात को। और टेम्पल में जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, फिर जैसे विजयनगर किंगडम बढ़ता गया, राजा आगे आते गए, तो वो अपने अपने समय में टेम्पल में एक्सपेंशन करते गए। जिस रास्ते से अभी मैं आगे जा रहा हूँ ना, ये रास्ता देखो, ये चट्टाने हैं ना, इनके ऊपर चलते चलते एक समय था जब यहाँ पर ट्रेडर्स ना केवल इंडिया से आते थे, मतलब हमारे देश के तो थे ही थे, जो व्यापारी यहाँ आते थे, होलसेल में कोई चीज़ परचेस करते थे और अपने स्टेट, अपने शहर, अपने गांव में जाके उन चीज़ों को बेचा करते थे। सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है। आज सुन के अजीब लगता होगा कि इस विजयनगर में 500-600 साल पहले कैसे बाज़ार होता होगा, लेकिन ये रियलिटी है। अब जब रिसर्चर्स, स्कॉलर्स आके स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें विजयनगर के बारे में निकल के सामने आ रही हैं। फिलहाल हम कड़लेकालू गणेशा मंदिर में जा रहे हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि आपको गणेश भगवान के विराट रूप के दर्शन होंगे, मतलब लार्ज साइज गणेश भगवान का मूर्ति है यहाँ पर। गणेश भगवान की मूर्ति के जो अंदर हम दर्शन कर रहे हैं, इसका साइज देखो कितना ह्यूज है। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मीटर्स इसकी हाइट है। ऐसा कहते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर के समय ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, उन्होंने यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करी थी। तो इन्वेडर्स जब आए तो उन्होंने यहाँ पर इस जगह को डैमेज करने की कोशिश करी, तो बेली का कुछ पोर्शन मिसिंग है। जब आप हम्पी आएंगे तो जगह जगह जाएंगे तो यहाँ पर भी आप आएंगे तो आपको देखकर अच्छा लगेगा। दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो हमने सोचा अब चल के ना लंच कर लेते हैं। हम्पी से हमने लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र किया। अभी हम ना होसपेट आए हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, मेरे राइट हैंड साइड पे होसपेट का बस स्टैंड है, और लंच करने के लिए हम ना इस बेकरी के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है होटल श्रीनिवास, यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने टीम मेंबर्स को बोला कि पहले आप लोग लंच कर लो, तो 4 थाली उन्होंने अपने लिए ले ली और चारों में डिफरेंट किस्म की रोटी थी। तो मैंने क्या किया, अब जैसे अपने लिए एक मंगा ली है तिल की रोटी और एक अपने लिए मैंने पीनट का रोटी मंगा ली है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी ट्राई नहीं किया। साथ में दाल है तुअर की, और ये हाइसिंथ बीन्स बोलते हैं ना, जलकुंभी, इस तरफ को इन्होंने मूंग दाल दी है दही के साथ, और साथ में सैलड। देखो ये भी अपने आप में टेस्ट है। तिल थोड़े थोड़े कड़वे होते हैं, उसको गुड़ के साथ मिला लिया और स्टफ करके रोटी बना दी। मतलब पहले रोस्ट किया, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर दिया। अच्छा टेस्ट है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे आमतौर पे मूंगफली और गुड़ ना एक साथ खाने में अच्छा भी लगता है। तुअर दाल है पालक के साथ, टेस्ट में हाई लेवल सिंप्लिसिटी है, पालक की फुल लोडिंग है, अच्छा स्वाद आ रहा है। बहुत बेहतरीन कुकिंग है। अगर मैंने ज्वारी की रोटी ली होती है ना, उसके साथ तो मज़ा आ जाता खा के। ये भी अच्छा लगा मेरे को। सूखी मूंग दाल बनाई है, कम मसालों के साथ, खाली हल्का सा प्याज और टमाटर थोड़े से डाल के तड़का लगा दिया। सांभर में ना इमली बहुत कम है, तो ये डिफरेंट टेस्ट है सांभर का।
आमतौर पे इमली रहती है ना, ये ना एक पोड़ी है, इसको मैंने पता लगाया है, ये कह रहे हैं गुराल पोड़ी बोलते हैं यहाँ पर। तो मैंने इनको पूछा है कैसे खाना है, कह रहे हैं आप ना दाल सांभर लोगे ना जब राइस के साथ, तो ये मिक्स कर लेना, आपका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो इसमें निगर करके एक सीड होता है, उसको ग्राइंड कर लेते हैं रोस्ट करने के बाद, साथ में लहसुन और एक दो चीज़ ऐड करते हैं और ये पाउडर ऐसा तैयार हो जाता है। देखो टेस्ट में ना फ़र्क तो आ गया है, लेकिन क्या फ़र्क है बता पाना मुश्किल है। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन मैं पहली बार खा रहा हूँ। एनहांस बोलेंगे तो यस, टेस्ट डेफिनेटली एनहांस हो जाता है। चलो जी बढ़िया, फूड फिनिश करके ना अब मैं आपको कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ। शाम के 5:30 बजे का टाइम है। इस समय मैं होसपेट और हम्पी के बीच में खड़ा हूँ। इस तरफ को आप ये लेक देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। इस प्रकार का नेचर देखे ना किसी का भी मन होगा कि यहाँ पर आधा घंटा खड़े हो जाओ या नज़दीक में किसी बेंच पे बैठ जाओ और इस व्यू को एंजॉय करो। बहुत बढ़िया। अब मैं शाम के समय यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। आज हुआ क्या, जब हमने वीडियो बनाना हम्पी का शुरू किया तो हमारे को वहाँ एक लोकल स्टाफ ने बोला, बेसिकली मॉन्यूमेंट के स्टाफ ने बोला कि आप वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने बताया कि कल मैं एसआई ऑफिस गया था, उनको हमने अपना कैमरा दिखाया था, तो उन्होंने कहा था आप DSLR को यूज़ कर सकते हो, अपना Z90 वाला जो आपका कैमकॉर्डर है उसको यूज़ नहीं कर सकते। उस हिसाब से हम लोग अपना A7 III यूज़ कर रहे थे। फिर बात हमने उन ऑफिसर से करवाई तो उन्होंने बताया कि ठीक है DSLR यूज़ करें तो इट्स ओके। सेकेंड मॉन्यूमेंट में सेम प्रॉब्लम आई, बात करवा ली। जब थर्ड में प्रॉब्लम आई तो वो ऑफिसर ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, 2-3 बार ट्राई कर लिया कि लंच करने के बाद ऑफिसर को जाके मिल लेंगे। अब होसपेट में अभी हमने लंच किया, कुछ देर पहले लंच फिनिश हुआ। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पर किसी से बात कर रहा था तो मैंने किसी को बोला कि आप एक काम करो, मेरे बिहाफ पे जाके उन ऑफिसर को मिला और बता दो कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑफिसर ने बोला कि नहीं आप यूट्यूब पे लेके वीडियो नहीं डाल सकते। तो मैंने बताया, मतलब मैंने उस मेंबर को बोला कि भैया ये बात तो मैंने कल ही बता दी थी कि हमारा काम, बिकॉज आई एम ए यूट्यूबर। तो बोला नहीं आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वो अलाउड नहीं है। फिर आपको 70,000 रुपये को फीस होती है, वो देनी पड़ेगी पर मॉन्यूमेंट। 70,000 80,000 कुछ फीस होती है पर मॉन्यूमेंट बेसिस पे, जो बड़े बड़े चैनल्स देते हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो वो तो ऑब्वियसली मेरे केस में मैं दे ही नहीं सकता, तो मेरे को उस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और तो उसके बाद ये समझ लो कि एज मैनी वर्ड्स मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते। उसके बाद मैंने 2-3 कॉन्टैक्ट्स एक्सप्लोर करे जिनको मैं जानता था, बट उन्होंने सब ने ये बोला कि नॉट पॉसिबल। फिर मेरे को लगा कि अब मेरे लिए तो नॉट पॉसिबल हो ही गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बची है और वो ऑप्शन ये है कि मैं एक बार DC को अप्रोच कर रहा हूँ। नज़दीक में DC ऑफिस है, वहाँ गया, DC से बात करी, लेकिन वहाँ मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि DC ने मेरे को बड़े कम शब्दों में 1 मिनट में बता दिया कि ASI इफ़ दे से नो इट मीन्स नो, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी डन। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा कि अब हम वापस चले जाएं। अगर मुझे कल की हुबली से दिल्ली की टिकट मिल गई तो मैं हुबली से चला जाऊंगा। अगर वो टिकट नहीं मिली तो मैं बेंगलोर से फ़्लाइट करवाऊंगा। हुबली यहाँ से 3 घंटे के डिस्टेंस पर है। तो ये समझ लो कि अगर आपने बाय एयर आना है तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट पॉइंट हुबली है। वैसे आप बेंगलोर से भी आ सकते हो। बेंगलोर से यहाँ आने में 7 घंटे लगते हैं। आई रियली विश कि मैं वीडियोज़ बना पाता और आपके साथ शेयर कर पाता, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते करते एकदम से मौसम ज़्यादा बदल गया और मैं बोल रहा था ना बारिश नहीं हुई, और अब मुझे वाकई लग रहा है कि बरसात होने वाली है। तो अब मैं इसमें होटल जाऊंगा और डे एंड कर दूंगा। तो आज का ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। इनफैक्ट बड़ा अजीब लग रहा है मुझे बोलते हुए कि हम्पी सीरीज़ हमारी आज शुरू हुई और आज ही ख़त्म हो गई। एनीवेज अब आगे कहाँ जाना है आई हैव नो आइडिया, मेरे को सोचना पड़ेगा। और ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आने वाले 2-3 साल में जब भी आपको मौका लगे तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। आप बहुत इन्जॉय करोगे। गाइड एडवांस में बुक करके आना। जगह वाकई बहुत खूबसूरत भी और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। राइट, अभी आपको बाय बाय कर देते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।